ठीक है, चलो। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो वर्ड्स आ रहे तुम्हारे, एक तो इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक। इसका मीनिंग कि कुछ तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इसमें होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड। समथिंग लाइक दिस, मतलब समथिंग उसमें कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। अभी ऐसे कौन से इक्वेशंस है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं? हमने कौन से इक्वेशंस पढ़े हैं? तुम्हारा सबसे पहले गॉसेस लॉ, फिर तुम्हारा गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फिर तुम्हारा फैराडेज लॉ और तुम्हारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये चार ऐसे इक्वेशंस है जो प्रॉपरली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज ऑल दीज इक्वेशंस, और उसके बाद देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिस्कशन में, वो सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा मॉडिफाइड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। ठीक है, अभी मॉडिफाइड क्यों? क्योंकि ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ जो हमने पढ़ा है ना, क्या था एम्पियर सर्किटल लॉ? कौन बताएगा मुझे? अनीश बता मुझे, व्हाट इज एम्पियर लॉ, उसकी इक्वेशन बता जल्दी, टाइम वेस्ट मत कर। ओके, सो योर एम्पियर लॉ इज नथिंग बट इंटीग्रल बी डॉट डीएल, और ये क्लोज इंटीग्रल होता है। क्लोज इंटीग्रल मतलब जो पूरा एक लूप होगा, मैं पूरे लूप में ये इंटीग्रल लगाऊंगा। दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट, विच इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लूप। मीनिंग क्या है? यहाँ पे मेरा कोई भी एक लूप है, यहाँ पे मेरा कोई भी एक लूप है, इसमें से सपोज कोई आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से कोई सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये सर्किट के अंदर से, आई मीन ये सपोज एक लूप है, इसके अंदर से एक आई करंट फ्लो हो रहा है मेरा, तब इसमें से मेरा एक आई करंट फ्लो हो रहा है। सो इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल क्रिएट अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का ये जो लेंथ वेक्टर है, इसके साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे और पूरा लाइन इंटीग्रल करवाएंगे। मतलब यहाँ पे मेरा डीएल वेक्टर है और सपोज ये मेरा बी वेक्टर है, उनके बीच का जो भी एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट और लाइन इंटीग्रल। ठीक है, सो ये जो टोटल लाइन इंटीग्रल होगा ऑफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये म्यू नॉट इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लूप हो जाएगा। ये हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। ठीक है, अभी ये किसी केस में इनकंसिस्टेंट होता है। कब इनकंसिस्टेंट होता है? whenever a circuit has a capacitor, whenever a circuit has a capacitor, तब जो हमारा एम्पियर्स लॉ है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ये जो एम्पियर्स लॉ है, ये एम्पियर्स लॉ इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अभी एग्जैक्टली क्यों इनकंसिस्टेंट हो रहा है, कैसे इनकंसिस्टेंट हो रहा है, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सर्किट बना लेते हैं। सपोज ये एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे मेरा कैपेसिटर है, यहाँ पे मेरे कैपेसिटर का एक प्लेट है और यहाँ पे मेरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है। एक वी आर कंसिडरिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टर डाल दो चलो। ठीक है, और सपोज इसमें से एक आई करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम दिस वायर, एक आई करंट फ्लो हो रहा है एक वायर में। ठीक है, अभी होगा क्या ना, सिंस ये वायर में से एक आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इट विल क्रिएट अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, हमें पता है। और उसका डायरेक्शन क्या होता है? हम लोग राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन लगाते हैं बेसिकली। कीप योर थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, सो योर कर्ल फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इट विल बी लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड हमारे ऐसे घूमेंगे। ये सब लोग क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो मुझे इतना बताओ, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, अभी देखो मैं एक लूप बना रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे कैपेसिटर के बीच में तो कोई करंट नहीं होता, ये हमें पता है। देर इज नो करंट इन बिटवीन दोज टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। अभी देखो एक मैं एक ऐसा सरफेस बना रहा हूं, मैं एक ऐसा सरफेस बना रहा हूं। ठीक है, सपोज से ये मेरा सरफेस वन है और ये मेरा सरफेस टू है। और एक कैपेसिटर में ना, एक कैपेसिटर के अक्रॉस एक सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड तो उतनी ही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी। इनफैक्ट ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। अगर तुम इसके बीच में कंपास रखो,
एक कंपास का नीडल, सपोज मैंने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में मैंने एक कंपास का नीडल रखा है, तो वो कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। अभी सिंस वो कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है व्हेनेवर माय करंट इज देयर इन द सर्किट, तो ये एक इंडिकेशन है कि देयर मस्ट बी some kind of magnetic field in between those two parallel plate capacitors, in between those two parallel plates there must be some kind of magnetic field। ठीक है, तो ये तो हमें एक्सपेरिमेंट से पता है कि ये जो प्लेट है इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अभी सपोज इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है और हमें ये पता है कि जो कैपेसिटर है इनके बीच में जीरो करंट है। तो सपोज मैं ये जो सरफेस वन में या फिर जो लूप वन है इसमें मैं अगर मैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाऊं, सो आई कैन सिंपली राइट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फॉर S1 मेरा इंटीग्रल बी डॉट डीएल अगर मैं करूं तो वो तो मेरा म्यू नॉट इंटू करंट के बराबर हो जाएगा, जो कि ये करंट है। ठीक है, जो कि ये करंट है। लेकिन अगर मैं सेम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ S2 में, बेसिकली जो मेरा सरफेस 2 वाला लूप है, अगर मैं उसमें एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, मेरा इंटीग्रल बी डॉट डीएल, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रहेगा मेरा, बिकॉज एनीवेज मेरा मैग्नेटिक फील्ड सेम है। बट मेरा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, व्हाट शुड बी माय राइट हैंड साइड? जीरो। जीरो, बिकॉज कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, वो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में कोई करंट ही नहीं है, सो राइट हैंड साइड मेरे यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सो इफ आई कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है बट मेरे राइट हैंड साइड सेम नहीं है, तो इसमें कुछ तो गलत हो रहा है ना। मतलब कुछ तो रॉन्ग हम लोग कर रहे हैं, फिर कुछ तो इनकम्प्लीट हम लोग कर रहे हैं, जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का सेम है, इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इंटीग्रल बी डॉट डीएल, बट दोनों के राइट हैंड साइड में डिफरेंसेस है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ है वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है या फिर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले तो ये बताओ। तो अभी देखो, ये जो इनकंसिस्टेंसी थी एम्पियर्स लॉ में, ये मैक्सवेल ने दूर की। मैक्सवेल ने क्या बोला, कि हम सिर्फ कंडक्शन करंट को देख रहे हैं, हम सिर्फ कंडक्शन करंट को देख रहे हैं। अभी देखो, जब भी मेरे कैपेसिटर में चार्ज होता है, सपोज ये वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो ये वाला प्लेट इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिवली चार्ज होगा, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन जब भी करंट फ्लो होता है, जब भी करंट फ्लो होता है कैपेसिटर के थ्रू, तो इसके जो प्लेट है, इसके प्लेट के अक्रॉस जो चार्ज होता है वो वेरी होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, व्हेनेवर करंट फ्लोज, तुम्हारा चार्ज इन कैपेसिटर वेरीज। जब भी सर्किट में करंट फ्लो होगा तब कैपेसिटर में जो चार्ज है वो वेरी होगा, एंड व्हेनेवर योर चार्ज वेरीज, तुम्हारा उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी होगा। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, तो हमें वही चीज अभी ध्यान से देखनी है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने एक नया टर्म कॉइन किया, ही डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, अभी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, द करंट विच एग्जिस्ट बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। दो प्लेट्स के बीच में जो करंट फ्लो होता है वो एग्जैक्टली करंट नहीं है। करंट जैसा हम जानते हैं कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण मेरा करंट जनरेट हो रहा है, उसे हम कंडक्शन करंट बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में कंडक्शन करंट लिख रहा हूं, कंडक्शन करंट। जो हमारा कन्वेंशनल करंट का जो हमारा आइडिया है कि ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट होता है। ठीक है, ये करंट का आइडिया हम पहले से जानते हैं। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये क्या होता है, ये वाला जो करंट है, करंट बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। और ये क्यों आ रहा है बेसिकली करंट, इट इज जनरेटेड ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो तुम्हारे दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी हो रही है, एंड दैट वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉजिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है मैं उसे आईडी से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो मेरा कंडक्शन करंट होता है मैं उसे आईसी से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना, इट इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाई डी टी। मैं इसे फाई सबस्क्रिप्ट ई लिखूंगा, सबस्क्रिप्ट ई क्यू, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, डोंट गेट कंफ्यूज विथ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है,
ये जो फाई है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स, ठीक है। तो तुम्हारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होता है तो ऑब्वियसली वो फील्ड के कारण जो फ्लक्स होगा फ्लक्स भी वेरी होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ए डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट सब लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अभी देखो, सो मैक्सवेल ने क्या बोला, जो मेरा नेट करंट होता है एक सर्किट में, जो नेट करंट होता है इट इज एडिशन ऑफ बोथ योर कंडक्शन करंट एंड योर डिस्प्लेसमेंट करंट। सो द नेट करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय IC प्लस ID, IC plus ID, your conduction current plus your displacement current. So it is nothing but your conduction current plus तुम्हारा displacement current क्या है, epsilon naught times d phi e by dt, ठीक है। अच्छा, अभी देखो लेट अस चेक एम्पियर्स लॉ का कंसिस्टेंसी इधर। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा एम्पियर्स लॉ क्या होगा, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या है, योर क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl, ये होता है म्यू नॉट टाइम्स योर कंडक्शन करंट प्लस योर डिस्प्लेसमेंट करंट, which is nothing but mu naught times your IC plus epsilon naught times d phi e by dt, ठीक है। ये तुम्हारा मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है। तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ समझ में आ रहा है सब लोग को, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि ये जो हमारा सेम सर्किट था इसमें अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सर्किट था वो हमारा सर्किट यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। सो अभी मैं सरफेस वन पे अगर मैं ये लगाने जाऊँ, सरफेस वन पे अगर मैं तुम्हारा, अच्छा और एक चीज ये तो मैंने बताया नहीं ना, सबसे पहले इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है कि योर इंडक्शन करंट, सॉरी योर कंडक्शन करंट एंड योर डिस्प्लेसमेंट करंट, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव कि ये तुम्हारा कंडक्शन करंट और ये डिस्प्लेसमेंट करंट ये इक्वल क्यों है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, दो पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है, इन पे चार्ज मेरा क्यू है, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू क्या होता है, और सब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे ये पता है कि अगर मेरे दो पैरेलल प्लेट्स है तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारा सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो तुम्हारा चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अभी इस केस में एरिया वेक्टर होता क्या है, मेरे एरिया का जो नॉर्मल एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वही मेरा एरिया वेक्टर होता है। अभी इस केस में तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों में एंगल 0 डिग्री। सो ई इंटू ए इंटू कॉस जीरो इज नथिंग बट ई इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा चार्ज अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू योर एरिया, एरिया एरिया विल गेट कैंसल्ड, और तुम्हारा ये क्या आ रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तुम्हारा फ्लक्स की वैल्यू। तो तुम्हारा डी फाई ई बाई डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इनफैक्ट ये चीज तुम्हारा यही है, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा गॉसेस लॉ ही है यहाँ पे, ठीक है। सो डी फाई बाई डी टी इज नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट तो एनीवेज कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल के डिफरेंशियल के बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट है आईडी, वो क्या आता है तुम्हारा, वो होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी। तो बस मैं डी फाई ई बाई डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू वैल्यू क्या है मेरी, ये मेरी वैल्यू है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यू बाई डी टी। ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एनीवेज कैंसिल हो रहा है, और तुम्हारा डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, तुम्हारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स नथिंग बट I योर see. करंट, इट्स नथिंग बट योर कंडक्शन करंट। तो यहाँ से बहुत इजीली हम लोग प्रूव कर पा रहे हैं योर डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू योर कंडक्शन करंट। ये क्लियर है सब लोग को? तो हम्म, 2 टाइम्स म्यू नॉट IC लिख सकते हैं, 2 टाइम्स म्यू नॉट ID लिख सकते हैं एम्पियर्स लॉ में। हाँ मैं लिख रहा हूँ ना, उस पे आ रहा है वो चीज, उस पे आता हूँ मैं।
ठीक है, बट ये डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट इक्वल कैसे आए, ये क्लियरली सब लोग को समझा है? हम्म तो लिख लो इस चीज को अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी यही सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमारे सर्किट में। ठीक है, ये हमारा सर्किट है, ये हमारा सर्किट है। सो हमें ये पता है कि जो इंटीग्रल बी डॉट डीएल होता है, इट इज नॉट म्यू नॉट टाइम्स करंट, इट इज म्यू नॉट टाइम्स करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, सो इट इज म्यू नॉट टाइम्स योर कंडक्शन करंट प्लस योर डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अभी ये जब मैं S1 में लगा रहा हूँ, S1 में सिर्फ कंडक्शन करंट है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट करंट इन X1। यहाँ पे तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं हो रहा है, वो सिर्फ कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे देयर इज ओनली कंडक्शन करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट को उड़ा देता हूं मैं, तो दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट। ठीक है, यहाँ पर भी ये जीरो नहीं है, ये होता है तुम्हारा म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अभी इसके बीच में कोई कंडक्शन करंट नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है, देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट्स। सो कंडक्शन करंट इस केस में जीरो हो जाएगा। तो इस केस में इक्वेशन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स योर डिस्प्लेसमेंट करंट। But since your conduction current and your displacement current are equal, so ये दोनों quantities भी equal है। So तुम्हारा anyways लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है और तुम्हारा राइट हैंड साइड भी इक्वल है। अभी तुम्हारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो कंसिस्टेंट है, वो मेरे जो रिजल्ट्स है वो उसके साथ वो कंसिस्टेंट है। ये समझ में आ रहा है सब लोग को? लिखो इस चीज को, तुम्हारा अभी लिखो EM वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपोगेट कैसे हो रहा है? सपोज ये तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, या फिर चलो दो पैरेलल प्लेट है, इनके बीच में जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी हो रहा है, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अभी जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे राइट हैंड थंब रूल से आएगा। सो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है, तो एक कर्ल्ड फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और या फिर करंट जो भी हो। तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, सपोज ऐसा होगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, और सॉरी ऐसा होगा इस केस में, जो भी हो। ठीक है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे वेरी होगा ना, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी वेरी होगा। बट एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन द डायरेक्शन ऑफ तुम्हारे दो प्लेट्स के बीच का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ठीक है, ये जो तुम्हारे एरोज बना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस सर्कल के अराउंड है। तो कहना है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, फिर तुम्हारा जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, फिर तुम्हारा उसके कारण तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेरी होगा। अगेन तुम्हारा वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, फिर अगेन वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये जो प्रोसेस है चलता जाएगा, ये जो प्रोसेस है ये चलता जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, तुम्हारा जो EM वेव है वो जनरेट होता है। तो तुम्हारा EM वेव का जनरेशन ऐसा होता है। तो हमें ये पता है जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अच्छा, और एक चीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है अपॉन जो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। योर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन योर एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा तुम्हारे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, एट एनी इंस्टेंट दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट दैट इंस्टेंट। तो वही चीज मैं इसमें डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले में डाल दूंगा C इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो C स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी C इंटू मैग्नेटिक फील्ड का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वी ऑल नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो होती है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये एग्जैक्टली कैसा आ रहा है मैं इसका डेरिवेशन भी आगे बताऊंगा। इनफैक्ट ये जो चीज आ रही है ना, ये मैक्सवेल को इंडिपेंडेंटली आई थी, मैक्सवेल ने कुछ लाइट कंसिडर ही नहीं किया था, मैक्सवेल ने लाइट ऐसा कुछ कंसिडर ही नहीं किया था। ही स्टार्टेड डिराइविंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखा, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखा, फिर दोनों का इक्वेशन कंबाइन करके वेव का इक्वेशन लिखा, और फिर वो वेव के इक्वेशन की स्पीड कैलकुलेट की।
तो वो वेव की स्पीड इतनी निकल के आ गई। मैक्सवेल ने लाइट कुछ कंसिडर नहीं किया था। और व्हेन ही कैलकुलेटेड दिस, ये तुम्हारे बेसिकली 3 × 10⁸ के बराबर आ गया। एंड दिस वाज द टाइम जब मैक्सवेल ने रियलाइज किया कि उसने कुछ तो बहुत बड़ा डिस्कवर किया है। बिकॉज इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट लाइट के कॉन्सेप्ट से मर्ज हो रहा था। तो यहां से बेसिकली ये क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर बाय 2 μ0, बी स्क्वायर बाय 2 μ0। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग बेसिकली। तुम्हारा कोई भी एक स्पेस में अगर मैं देखूं तो तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इससे हमें पता चल रहा है। देयर आर 4 इक्वेशंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हमने पढ़ा है। सबसे पहला इक्वेशन कौन सा पढ़ा था हमने, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ, ठीक है। ये तुम्हारा मैक्सवेल का पहला इक्वेशन होता है। फिर दूसरा इक्वेशन कौन सा है तुम्हारा, फैराडे मैग्नेटिक लॉ। फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक गॉसेस लॉ तुम्हारा, या फिर लिख दूंगा गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तुम्हारा मैग्नेटिक तुम्हारा गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो तुम्हारा तीसरा इक्वेशन है वो कौन सा है, फैराडेज लॉ। इक्वेशन है वो है तुम्हारा फैराडेज लॉ। और जो तुम्हारा चौथा इक्वेशन है वो तुम्हारा मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, ठीक है। सो ये जो चारों इक्वेशन है, ये चार इक्वेशन तुम्हारे मैक्सवेल इक्वेशन कहलाए जाते हैं। बिकॉज मैक्सवेल ने किया क्या, चारों इक्वेशन को कंबाइन किया और उससे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी लिखी। ऑब्वियसली उसने फिर ये जो एम्पियर्स लॉ था इसे भी मॉडिफाई किया। इनफैक्ट जो तुम्हारा मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है इसे एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो तुम्हारा गॉसेस लॉ है, गॉसेस लॉ क्या था तुम्हारा, जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज। नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। या ठीक है, इनसाइड द। तुम्हारा कोई भी सरफेस है, तुम्हारा कोई भी सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, लूप नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लूप एंड अ सरफेस। तुम्हारे गॉसेस लॉ में सरफेस आता है, तुम्हारा एम्पियर्स लॉ में लूप आता है। तो ये तुम्हारा कोई भी सरफेस है, इसके अंदर सपोज क्यू अमाउंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है, किधर भी हो सकता है और कितने भी अमाउंट हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है वो सपोज इस पॉइंट पे, सपोज ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और मेरे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है, इस केस में डीए वेक्टर ऐसा है, इनके बीच में एंगल कोई थीटा है। तो तुम्हारा बेसिकली डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये पूरे सरफेस का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं लगा दूंगा क्लोज्ड इंटीग्रल, मैं लगा दूंगा क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा नेट फ्लक्स हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, डीए के बदले डी एस भी लिखते हैं, वन एंड द सेम थिंग। तो तुम्हारा जो गॉसेस लॉ क्या है, तुम्हारा गॉसेस लॉ इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज गिवन बाय क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा गॉसेस लॉ है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट या सेकंड, ये सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, तुम्हारा गॉसेस लॉ क्या है। आफ्टर जो तुम्हारा सेकंड लॉ है, मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है, वो है तुम्हारा गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। मैं गॉस की स्पेलिंग राइट लिख रहा हूं ना, हाँ, तुम्हारा गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अभी गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बोलता क्या है, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं और उसके बाद उसका फिजिकल इंप्लीकेशन बताऊंगा। या इंटीग्रल बी डॉट डीएस। अभी इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं। ठीक है, सो यह मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, इस केस में क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट है, इस केस में इट इज ऑलवेज जीरो। मतलब तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं उसे क्लोज सरफेस में उसका अगर मैं सरफेस इंटीग्रल निकालू तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। अभी इससे हमें क्या पता चल रहा है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक
मोनोपोल, मतलब जो मेरा सिंगल मैग्नेटिक पोल है, हमेशा अगर तुम कोई भी मैग्नेट देखोगे एक प्लस के साथ एक माइनस हमेशा रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जरूर, इलेक्ट्रिक केस में जरूरी नहीं है तुम्हारा तुम्हारा इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज हमेशा सेपरेट भी रह सकते हैं, इनफैक्ट हमेशा सेपरेट ही रहते हैं, अगर एक साथ आ गए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। बट एक मैग्नेटिक फील्ड के केस में, मैग्नेटिक चार्जेस के केस में तुम्हें सेपरेटली कभी मैग्नेटिक प्लस चार्ज या फिर मैग्नेटिक माइनस चार्ज नहीं मिलेगा। तुम कभी भी देखोगे जब भी तुम्हारा मैग्नेट होगा एक प्लस के साथ माइनस हमेशा होता है, तो जिसके कारण अगर मैं क्यू इन हमेशा जीरो हो जाएगा, मतलब जो मेरा मैग्नेटिक मोनोपोल है हमेशा न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो चीज, ऐसे ऐसे से इमेजिन करो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्यू इन है, अगर इसमें तुम्हारा प्लस और माइनस चार्ज दोनों एक साथ है तो ये एनीवे जीरो हो जाएगा। तो ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे प्लस मैग्नेटिक मोनोपोल और मैग्नेटिक मोनोपोल हमेशा एक साथ होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसलिए हमेशा इंटीग्रल बी डॉट डी ए जीरो होता है। तो ये समझ में आ रहा है सब लोगों को, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म? ये आया कहाँ से? ये आया कहां से? अच्छा मैंने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं ना तुम्हें अब तक, मैग्नेटिज्म इन मैटर। ठीक है, वैसे इसका भी कुछ बहुत हार्ड नहीं है, बस फिलहाल मान ले कि इंटीग्रल बी डॉट डी एस जीरो होता है एक कोई भी सरफेस पे। अच्छा एक और एक चीज बताता हूं मैं, यो मैग्नेटिक जो भी कभी भी तुम मैग्नेटिक फील्ड देखो हमेशा एक क्लोज्ड लूप में होते हैं वो, ठीक है। एक डिफरेंस देख लो चलो, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैं इसे बी से रिप्रेजेंट करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने जाओ तो कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा, ये किधर कॉन्वर्ज हो रहा है, मतलब किधर जाके मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इसे बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मीट एट इंफिनिटी, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड तुम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी, चलो एक बार मैग्नेट ले लो, यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? समवॉट ऐसा होता है, एक लूप बना रहा है, ठीक है। एक सोलेनॉइड ले लो, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसा होता है, एक लूप बना रहा है, ये भी लूप बना रहा है। तुम्हारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर देख लो, सपोज ये मेरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से आई करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक जो मैग्नेटिक फील्ड है एक लूप बनाएगा, दिख रहा है तुम्हें? तो मैग्नेटिक फील्ड कभी तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लूप बनाता है। ऑन द अदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज में जाके कॉन्वर्ज हो जाता है, और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है किधर भी तो वो इंफिनिटी पे जाके मीट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। हाँ अगर एक उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज भी है उसी मैग्नेट्यूड का तब एक क्लोज लूप फॉर्म होगा, बट अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक मोनोपोल है तुम्हारा, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है बेसिकली, तो उस केस में वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। ऑन द अदर हैंड एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा एक क्लोज लूप बनाता है, और ये क्लोज लूप के कारण उसका जो बी डॉट डी, मतलब तुम कोई भी सरफेस देख लो ना, फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे एक मैंने बार मैग्नेट डाल दिया, यहाँ पे नॉर्थ पोल है यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लोज सरफेस देख लिया, ठीक है। सो इसमें से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा वो वापस अंदर भी तो आएगा ना, इस सरफेस के अंदर जो भी बाहर जाने का ट्राई करेगा वो इस बाद में अंदर भी आ जाएगा। तो ये कारण है तुम्हारा इंटीग्रल बी डॉट डीएस हमेशा जीरो होता है, बिकॉज जो फ्लक्स तुम्हारे सरफेस के बाहर जाएगा वो वापस सरफेस के अंदर भी आ जाएगा, बिकॉज एनीवेज जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा एक लूप बनाता है। ये समझ में आ रहा है ध्रुव? देखो ठीक है, दो इक्वेशन हो गए, अभी तीसरा इक्वेशन। कौन सा तीसरा इक्वेशन? तुम्हारा फैराडेज लॉ। तुम्हारा फैराडेज लॉ क्या होता है? तुम्हारा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है माइनस, बोलो बोलो जल्दी बोलो रे, माइनस डी फाई बाई डी टी, सही है। तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, चाहे मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज योर ईएमएफ, माइनस साइन बेसिकली तुम्हारा लेंजेस लॉ का साइन है, तो तुम्हारा ईएमएफ अपोज करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है सब लोगों को कि तुम्हारा ईएमएफ जो है वो माइनस डी फाई बी बाई डी टी, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है, सब लोगों को क्लियर है इतना? ठीक है। अभी जो ईएमएफ होता है, अगर मैं कोई भी कंडक्टर देख लूं,
कोई भी अगर एक कंडक्टर देख लूं तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ये पूरे लेंथ के अक्रॉस इंटीग्रेट करूं, पूरे लेंथ के अक्रॉस इंटीग्रेट करूं, तब जाके मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, सपोज ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, दोनों पॉइंट के बीच में अगर मुझे एक वोल्टेज देखना है या फिर मुझे ईएमएफ देखना है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को, योर वोल्टेज इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, टोटल लेंथ। ये तुम्हारा बच्चों वाला डेफिनेशन हो गया, बच्चों वाला फॉर्मूला होगा। यही फॉर्मूला को अगर मुझे प्रॉपर लिखना है तो यह ईएमएफ इज नथिंग बट योर इंटीग्रल ई डॉट डीएल। तुम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे पूरे लाइन में, पूरे कंडक्टर में तुम इंटीग्रेट करते हो, तब जाके तुम्हारा ईएमएफ मिलता है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ ईएमएफ आई विल राइट योर इंटीग्रल ई डॉट डीएल इज गिवन बाय माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, ठीक है। ये होता है तुम्हारा, अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैं लाइन इंटीग्रल कर रहा हूं, तो ये एकदम तुम्हारा प्रॉपर फॉर्म है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल अक्रॉस अ सरफेस, सॉरी अक्रॉस अ लूप या फिर अक्रॉस अ कंडक्टर। अभी सिंस इस केस में मैं लूप दिखाने वाला हूं, सो मैं क्लोज इंटीग्रल दिखा रहा हूं। इट इज गिवन बाय माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। ये तुम्हारा थर्ड लॉ है, थर्ड मैक्सवेल्स लॉ है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फोर्थ लॉ कौन सा है, तुम्हारा मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, तुम्हारा मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या है, तुम्हारा इंटीग्रल बी डॉट डीएल, तुम्हारा क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डीएल, या फिर तुम्हारा लाइन इंटीग्रल अक्रॉस द लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स, अभी हमने पढ़ा, इट इज कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। सो इट इज म्यू नॉट टाइम्स तुम्हारा कंडक्शन करंट प्लस व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाइव ई बाई डी टी, तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तुम्हारा मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है। तो ये तुम्हारे चार मैक्सवेल्स इक्वेशन हो गए प्रॉपरली। लिखो इसे अच्छे से। तो बेसिकली क्वेश्चन में दिया गया है, तुम्हारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बस इतना दिया कि दो कैपेसिटर डाल दिए, मतलब एक ही कैपेसिटर है और इसके दो प्लेट्स है, दोनों सर्कुलर प्लेट्स है, ठीक है। सपोज ये एक प्लेट है कैपेसिटर का और ये दूसरा प्लेट है कैपेसिटर का, दोनों एक दूसरे के पैरेलल फेसिंग है, ठीक है। और दे आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल एक सर्किट है जो भी, और इसमें से एक कांस्टेंट चार्जिंग करंट है, वो कितना है 0.15 एम्पियर्स का, ठीक है। और क्या बताया गया कि ये जो डिस्क है इसका रेडियस कितना दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, सबसे पहले पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकालना है, और उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स, तुम्हारा आईडी कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करना है। और तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कौन सा है, तुम्हारा केसीएल, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को, ठीक है। सबसे पहला इवैल्यूएट कैपेसिटेंस, योर कैपेसिटेंस इज गिवन बाय ए इनटू एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। एरिया क्या होगा इसका, बेसिकली पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस क्या है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे सब कुछ एसआई यूनिट में, 12 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये एरिया हो गया, इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल देंगे 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, अपॉन डी, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻²। जरा इवेल्युएट करो इसे, ये पाई के बदले 3.14 डालो और देखो क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर, जल्दी बताओ, ठीक है। Q इक्वल टू सी वी, वी इक्वल टू क्यू बाई सी, तो dv बाई dt, d बाई dt ऑफ q बाई सी, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, तो 1 बाई सी इंटू डी क्यू बाई डी टी, सही है। और 1 बाई सी इंटू डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, कहने से करंट होता है, दैट्स इट,
करंट का वैल्यू दिया है इन्होंने यहाँ पे कितना दिया है 0.15 एम्पियर्स, तो 0.15 अपॉन जो कैपेसिटेंस जो हमें आया है 18 × 10⁻12 ये चीज, तो इससे तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। करो इसे कैलकुलेट, कितना आ रहा है बताओ मुझे। इन सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। तो हमें ये पता है कि तुम्हारा आईडी और आईसी इक्वली होता है, जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दे आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना निकल के आ जाएगा 0.15 एम्पियर्स, वही चीज, ठीक है। यहाँ पे कंडक्शन करंट 0 है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, ठीक है। बट आईसी प्लस आईडी अगर करेंगे तो यहाँ पे आईसी है नेट और यहाँ पे नेट आईडी है, लेकिन आईसी और आईडी दोनों तो इक्वल है। सो या इट तुम्हारा केसीएल इज स्टिल वैलिड इन दिस। तो ये क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना रहा हूं, और मैंने ये बता दिया कि तुम्हारा जो एक्स एक्सिस है ये तुम्हारे वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तुम्हारे वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वेव फ्रंट बना रहा हूं, और उसके पहले आई जस्ट कंस्ट्रक्ट अ क्यूबॉइड यहाँ पे। अभी क्यूबॉइड कैसा होगा, इट विल बी समवॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ। आई गेस मुझे कुछ और कलर लेना चाहिए, ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। ये एक तुम्हारा क्यूबॉइड है, या फिर इसे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड भी बोलते हैं थोड़े ज्यादा साइंटिफिक भाषा में, ठीक है। एक क्यूबॉइड ऐसे कंसिडर कर लो यहाँ पे, ठीक है। इसके साइड नामकरण कर लेते हैं, इसे ओ रख देते हैं, फिर ये तुम्हारा ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ये तुम्हारे ऐसे कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे। अभी सपोज आई एम सेइंग कि तुम्हारा जो मैं बोल देता हूँ, सपोज तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स ब्ला ब्ला डायरेक्शन है एंड मैग्नेटिक फील्ड का ब्ला ब्ला डायरेक्शन है, सपोज आई एम सेइंग दैट, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा उसे मैं ई एक्स बोल देता हूँ। आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है उसे मैं ई एक्स ले रहा हूँ, ई सबस्क्रिप्ट एक्स, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इस क्यूबॉइड पे मैं गॉसेस लॉ अप्लाई करूंगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो मैंने क्यूबॉइड कंस्ट्रक्ट किया है, कि क्यूबॉइड के अंदर कोई चार्ज है क्या? इज देयर एनी चार्ज इनसाइड दिस क्यूबॉइड? तुम्हारा ईएम वेव बस प्रोपोगेट हो रहा है यहाँ पे, बट ये क्यूबॉइड के अंदर कोई तुम्हें चार्ज, पॉइंट चार्ज दिख रहा है? नो, देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस क्यूबॉइड। तो तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए और दिस एंटायर सरफेस? जीरो होना चाहिए। तो मुझे इतना पता है कि तुम्हारा जो नेट फ्लक्स है वो जीरो होना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन से पोर्शन के लिए रहेगा? तुम्हारे यहाँ पे टोटल 6 अलग अलग फेसेस है, तुम्हारे 6 अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेंगे, उसमें से हमें सिर्फ ये दोनों फेस देखना है। ये एक फेस हो गया और ये दूसरा फेस हो गया, एक फेस हो गया, एक दूसरा फेस हो गया, ठीक है। आई मीन ये क्यों देख रहा हूं मैं, बिकॉज आई एम ओनली कंसिडरिंग द एक्स डायरेक्शन। जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो कंसिडर कर रहा हूं। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स का डायरेक्शन ये होगा। अभी ई एक्स जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारे सरफेस के पैरेलल हो गया। तुम्हारा ए डी सी बी हो गया, तुम्हारा ए ओ ई बी ये वाला सरफेस हो गया, फिर तुम्हारा जी ओ ई एफ ये वाला सरफेस हो गया, एंड योर जी एफ सी डी ये वाला सरफेस हो गया। ये जो मैंने 4 सरफेसेस के नाम बोले हैं, इन सारे सरफेसेस पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज पैरेलल। सो कैन आई से डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो तुम्हारा जो फ्लक्स है उस स्पेस पे वो जीरो हो जाएगा। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। तुम्हारा इंटीग्रल ई डॉट डी एस, सपोज मैं ये इस सरफेस के लिए देख रहा हूं, तुम्हारा सरफेस ई डी सॉरी तुम्हारा ई बी सी एंड डी, ठीक है। ई डॉट डी एस में इसके लिए देख रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए जो अभी सपोज ये ऊपर वाला सरफेस है, उसका नॉर्मल वेक्टर तो ये हो जाएगा, उसका नॉर्मल वेक्टर ये हो जाएगा, और जो प्लेन का जो डायरेक्शन होता है वो हम उसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं। तो ये नॉर्मल वेक्टर, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन है, सो ये परपेंडिकुलर है, एंड सिंस ये परपेंडिकुलर है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा जीरो हो जाएगा ड्यू टू दिस सरफेस।
सिमिलरली तुम्हारे ये जो सारे सरफेस है, चारों सरफेसेस है जिनको मैंने शेड नहीं किया है, वो चारों सरफेसेस पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पे होगा? वो दो सरफेस के कारण होगा। कौन से सरफेस के कारण? सबसे पहले तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस लिख देता हूं मैं फॉर द सरफेस तुम्हारा बी सी एफ ई, प्लस तुम्हारा इंटीग्रल में ई डॉट डी एस बोल देता हूं कौन से सरफेस के लिए? तुम्हारा ओ जी डी ए। ठीक है, और मुझे ये पता है जो मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों होना चाहिए? बिकॉज मेरे इस क्यूबॉइड के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। मेरे इस क्यूबॉइड के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी मैं बोल दूंगा इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन को ई एक्स बोल दो, और इस सरफेस में इसे ई एक्स डैश बोल दो। ठीक है, दोनों सरफेस पे अलग अलग वैल्यूज होगा। तो जो बी सी जी एफ है वहां पे ई एक्स आएगा सिर्फ, और जो ओ जी डी ए है वहां पे सिर्फ ये आ जाएगा तुम्हारा ई एक्स डैश आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो है। अभी देखो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो ऐसा है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो ऐसा है। इस केस में नॉर्मल वेक्टर जो है इट इज पैरेलल टू ई एक्स, सो मेरा थीटा 0 डिग्री है। ऑन द अदर एंड इस केस में योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू योर एरिया वेक्टर, तो इस केस में दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। सो cos 180 डिग्री -1 होता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं दिस इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल एरिया, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं तुम्हारा ई एक्स डैश इंटू टोटल एरिया। लेकिन यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा? बिकॉज ये वाला जो है यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर, तुम्हारा एरिया का जो वेक्टर है एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे आर एंटी पैरेलल, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि तुम्हारा ई माइनस ई एक्स डैश इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो इससे इधर एरिया 0 या फिर ये दोनों इक्वल है, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूं। तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारा ई एक्स डैश ये दोनों इक्वल है, मीनिंग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, अच्छा तुम्हारा एरिया इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? आई मीन इफ आई एम कंसिडरिंग अ नहीं फाइनाइट एरिया, तुम्हारा एरिया इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? नहीं तुम्हारा एरिया इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसे 0 कर देंगे। तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है इन एक्स डायरेक्शन, ये इसे हम 0 कर देंगे। बेसिकली दोनों इक्वल है और दोनों 0 है। अच्छा, इससे प्रूफ क्या हो रहा है? इससे एक चीज प्रूव हो रहा है कि जो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मेरा किसी भी एक डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है नहीं, मतलब मैं बोल सकता हूँ फॉर एग्जांपल सपोज मैं ये एक डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूं और मैं यहाँ पे एक दूसरा एक वेक्टर कंसिडर कर रहा हूं। अच्छा अगर ये वेक्टर का इस पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कैन आई से ये वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है? हाँ या ना? अगर मेरा वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं बना रहा है, सो उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0 होना चाहिए या फिर वो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हमारा बेसिक वेक्टर का मैथमेटिक्स है। ये सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले तो ये बताओ।